नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय में बात करेंगे, श्री धर्मपाल रचित समग्र लेखन का एक भाग, भारत की लूट व बदनामी। अध्याय 2। 1804 के एशियाटिक रजिस्टर पर दी गई मुंबई लॉ रिपोर्ट देसी लोगों के इस तरह के छल कपट युक्त चारित्रिक व्यवहार के संबंध में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से अधिक जाना जा सकता है। लॉर्ड वेल्सले इस संबंध में अत्यंत प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए माहिर लोगों को काम में लगा दिया। उन्होंने इस हेतु विभिन्न प्रांतों में स्थायी रूप से रह रहे संबंधित मंडल के न्यायाधीशों को यह कार्य करने को कहा। यह प्रयास इस तरह के साक्ष्य प्राप्त करने हेतु असफल ही सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के नैतिक चरित्र के बारे में कोई प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। कारण यह था कि जिससे हमने सूचना मांगी थी वे इस उद्देश्य में सफल ही नहीं हुए। हमारे उद्देश्य के अनुरूप अपराधियों की गणना करके उनके संबंध में जानकारी नहीं दे पाए। मुझे कहना चाहिए तथा कहते हुए मुझे आश्चर्य भी होता है कि जिस सज्जन ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने शायद इस संबंध में जांच नहीं की। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने या उस दिशा में कदम उठाने का दायित्व लॉर्ड वेल्सले का स्वयं का था, क्योंकि उन लोगों के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी उन्होंने स्वयं ही मांगी थी। उन्हें समस्त प्रबंध करने चाहिए थे। लेकिन महोदय, आप इस संबंध में स्वयं अनुभव करेंगे कि देसी लोगों की यह चारित्रिक विशेषता है कि वे लॉर्ड वेल्सले द्वारा जांच हेतु नियुक्त किए गए लोगों से स्वयं ही प्रश्न पूछने लगे थे। मुझे विश्वास नहीं होता है कि वहां के देसी लोगों के चरित्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का इसके सिवाय दूसरा कोई अधिक प्रभावी तरीका नहीं था क्या? क्योंकि वे सभी रेजिडेंट मजिस्ट्रेट कंपनी के ही तो नौकर हैं। मैं इस संबंध में सदन को समग्र सोचनीय स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करके चिंता में नहीं डाल रहा, लेकिन मैं उनके सामने कुछ प्रश्न अवश्य करूंगा। इनमें से सबसे पहला साक्ष्य पटना मंडल के द्वितीय न्यायाधीश श्री एडवर्ड कालब्रुक का 21 अप्रैल 1804 को दिया गया कथन है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन दंगाइयों के साथ सद्भाव रखना साक्ष्यों की दृष्टि से कम जघन्य अपराध नहीं है। अभियोग पक्ष एवं बचाव पक्ष दोनों इस तरह के कार्यों में लिप्त रहना कम चिंताजनक बात नहीं है। इस सूबे में इस तरह की ठिठाई पहले ही प्रवर्तित है। प्रत्येक अवसर पर मानवीय गवाही के साथ अविश्वास व्यक्त किया जाता है। परिणाम इस प्रकार की भावनाओं के लोगों में व्याप्त हो चुकी है। इस संक्रामक रोग से कोई ओधा, कोई जाति या कोई भी मनुष्य अप्रभावित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक जमींदारी दीवान ब्राह्मण व्यक्ति ने कई बार शपथ लेकर अपने कचहरी अमले के संबंध में गवाही दी और आरोप लगाया कि दोनों साक्ष्यों की कचहरी में आकर गवाही न देने के लिए हत्या कर दी गई। उसके इस साक्ष्य की कलई जब समय खुल गई, जब दोनों ही अदालत में जिंदा और बिना किसी क्षति के प्रस्तुत थे, परंतु उसके बिना किसी लज्जा के उन्होंने आकर कहा यदि वह उस तरह की गवाही नहीं देता तो उसकी नौकरी चली जाती। अब मैं आपके समक्ष उस तरह के अवमानना युक्त कथन के सार को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके अपने उत्तर के रूप में 30 अगस्त 1799 को पुलिस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष ढाका जलालपुर के न्यायाधीश ने दिया था। मानव के अमूल्यन एवं दयनीय स्थिति तक गिर जाने के लिए लोगों को बहुत ही दुख होगा, पर मैं इस संबंध में वांछनीय सूचना यथासंभव संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। उनके दिमाग पूरी तरह से अपरिष्कृत हैं। नैतिक कर्तव्य की उन्हें लेश मात्र समझ नहीं है। वे कंजूसी की हद को भी इस हद तक पार कर चुके हैं कि उनके दिल भी वैसे ही बन चुके हैं। वे अत्यंत अकर्म्य एवं विषायक्त हैं। वे अत्यंत बर्बर एवं कायर हैं, दुष्ट है और अधम है। उनमें ध्रुव भावना रहित अंधविश्वासों का ही बोलबाला है। संक्षेप में उनमें कोई भी मानवीय गुण देखने को नहीं मिलता। उनमें जंगली जीवन के समस्त अवगुण मौजूद हैं। यदि हम थोड़ा सा उच्च दृष्टि से देखें तो हमें उनमें सिद्धांतहीनता, कंजूसी, किसी भी मानवीय भाव से विमुखता तथा स्वार्थ वृत्ति दिखेगी, जो उनमें चिरकाल से विद्यमान है। सत्र पूरा होने पर दिए गए रिपोर्ट में मंडल के न्यायाधीशों ने लिखा, ईमानदार एवं दुर्जन दोनों झूठी शपथ लेते हैं। अत्यधिक साधारण एवं
अधिकांश धूर्त व्यक्ति इसी तरह की धारणाएं फैलाते हैं कि उन पर विश्वास नहीं होता। वे बिल्कुल झूठे होते हैं। मंडल एवं अपीली न्यायालय मुर्शिदाबाद ने अपनी रिपोर्ट 26 जनवरी 1702 में लिखा है। मंडल एवं अपीली न्यायालय मुर्शिदाबाद ने अपनी रिपोर्ट 26 जनवरी 1802 में लिखा है, अपने न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान सत्य को तोड़ मरोड़कर इसी तरह अपमानजनक स्थिति में प्रस्तुत करने के संबंध में ज्ञात हुआ है, जो भारत के देसी लोगों के चरित्र में सदैव दिखाई देता है। न्यायाधीश ट्रेसी का कहना है कि मंडल न्यायालय के समक्ष इतना अधिक झूठा या फिजूल या निर्लज्जतापूर्ण मामला कभी पहले नहीं आया। झूठी शपथ लेना जैसे आम बात हो चुकी है। 30 जून 1802 को प्रश्नों के उत्तर में न्यायाधीश ट्रेसी ने कहा, वे पहले से कुछ अधिक स्वेच्छाधारी दिखते हैं। प्रवंचना, मिथ्या शपथ दिलाना, छल कपट एवं अपराध प्रेरण का निश्चित रूप से अधिक प्रचलन हो चुका है। निम्न जातियां सामान्यतः अधिक दुष्चरित्र और भ्रष्ट हो चुकी हैं। उच्च जातियों द्वारा भी नैतिक कर्तव्य की उपेक्षा ही की जाती है। लोग पूरी तरह से मुकदमेबाजी में पड़ गए हैं। इस समय लोगों में झूठी शपथ खाने की अपराध प्रवृत्ति जितनी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, उतनी मात्रा में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। 24 परगना के मजिस्ट्रेट द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर। शायद सदन को इन उत्तरों को सुनकर अपनी राय बताने में संभवतः कम दिक्कत होगी, परंतु बंगाल की अदालतों के निदेशक मंडल की दिनांक 25 अप्रैल 1806 के न्यायिक सत्र के सार संक्षेप को सुनकर और अधिक हैरानी होगी। उनमें जो कुछ कहा गया है तथा उसका जो परिणाम होता है, उससे वे अवश्य इस संबंध में अपनी राय कायम कर लेंगे। मैं इसके प्रति सदन का ध्यान आकृष्ट करने की अनुमति चाहूंगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट होगा कि उस समय भारत के देसी लोगों के नैतिक चरित्र के संबंध में न्यायालय के निदेशक मंडल की क्या राय थी। तथापि उनमें से अब इस मामले को तूल दे रहे हैं तथा बिल्कुल ही गलत रास्ता दिखा रहे हैं। वो स्वयं तो भ्रमित हैं ही, साथ ही भिन्न भिन्न राय भी व्यक्त कर रहे हैं। मिथ्या शपथ लेने के घृणित और भयावह अपराध के संबंध में हमें सभी दिशाओं में लगातार जानकारी प्राप्त हुई, जिससे हम अत्यंत व्यग्र हैं। न्यायालयों की न्यायिक कार्रवाई को बाधित करके उनमें गड़बड़ी पैदा करने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि न्यायाधीश समस्त मौखिक गवाहियों को अविश्वास पूर्वक देखे और अन्वेषण के दौरान प्रत्येक साक्षी को अपराधी की अपेक्षा अधिक शंका की दृष्टि से देखे। निदेशक मंडल के नैतिक सिद्धांत की इस अधम स्थिति के संभावित कारणों पर अपनी न्यायपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा है कि देसी लोगों की शपथ के प्रति नैतिक बाध्यता अत्यंत कम दिखाई देती है। इसमें उनके अंधविश्वासों की प्रकृति से उनकी देवी देवताओं का अनुबंध चरित्र ही सिद्ध होता है। उनमें से अधिकांश में नैतिक समझदारी का भी अभाव है। इस दृष्टि से उस मिथ्या का शपथ लेते हुए निजात दिलाने के लिए अधिकाधिक कठोर दंड के प्रावधान होने चाहिए, ताकि समाज में इस तरह के अनैतिक कृत्य दूर हो सके। यदि देसी लोगों का आम चरित्र इस तरह का होगा तो हम उनसे और आशा भी क्या कर सकते हैं? क्या वो नैतिक गुणों मानवता के बीच में समझ बना पाएंगे, या इसके विपरीत अधमता और निर्दयता के बीच भेद कर पाएंगे? वे कानून के वास्तविक उल्लंघनकर्ता ही सिद्ध होंगे। उनकी इस प्रकार की अपराध वृत्ति व्यक्तिगत अपराध वृत्ति नहीं होगी। यह तो लुटेरों के एक वर्ग की भावना बन जाएगी, जो अत्यंत ही दुखद होगी। लेकिन मैं बंगाल पुलिस विषयक श्री डोड्सवेल की रिपोर्ट में लिमिट अंश उद्धृत कर रहा हूं, जिससे बिल्कुल अजीब एवं अत्यंत अनुचित दृढ़ धारणा की विरोधी स्थिति पैदा होगी। इसमें लिखा गया है कि हिंदू उदार एवं सहृदय प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। क्या मैं डकैतों की बर्बरता के हजारों उदाहरण आपके समक्ष गिनाऊं? क्या उनसे लगातार पीड़ित लोगों के दुखड़े सुनाऊं? क्या मैं इसे प्रत्येक स्वर में गुनगुनाऊं? क्या इसके लिए मैं अपने प्राधिकारियों को ही इस दृष्टि से दोषी ठहराऊं? क्या सभी दोष उन्हीं के सिर मर दूं? बंगाल की सामान्य स्थिति पर श्री डोड्सवेल की रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 603। इस जघन्य और घृणित छवि की डकैती, बलात्कार, हत्या को भी अधम नहीं गिना जाता है। दलितों पर हुए अत्याचार की गाथाओं के कई खंड लिखे जा सकते हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति रक्त रंजित और भयानक है। मैं हिंदुओं के नैतिक पतन के संबंध में कुछ अन्य सार पटल पर रखी गई भारी रिपोर्ट के खंड से चयन करके प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन मैं पहले ही प्रस्तुत किए गए वेस्टमिंस्टर की आदरणीय श्री पंडित डॉक्टर विंसेंट के पत्र से एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, जिसमें देसी लोगों के नैतिक चरित्र के विषय में वे अपने पत्राचार में लिखते हैं।
देसी लोगों में चारित्रिक स्थिति अत्यंत निम्न स्तर की देखी जाती है। मेरा ऐसे कई लोगों से पाला पड़ा जो अत्यंत आदरणीय, धनी और प्रतिष्ठित हैं। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसका शपथ के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा होने का लेश मात्र भी विचार हो। उसके बिना किसी भी हिचकिचाहट के तोड़ सकते हैं, चाहे इसे अपराध ही क्यों ना प्रभावित हो, या फिर कार्यवाही क्यों ना प्रभावित हो, या जांच पड़ताल और दंड पर इसका कैसा ही असर ना पड़े, बशर्ते उसे आर्थिक लाभ होता हो। भांति भांति के चरित्र वाले देसी लोग यहां देखने को मिलते हैं। मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो गैर ईसाई हैं। अब मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि कुछ वर्षों में इंग्लैंड में भांति भांति के चरित्र के लोगों ने मुझे किसी तरह का कोई पाला नहीं पड़ा जो कि इस तरह का विचार रखते हो। भारत के देसी लोगों के नैतिक चरित्र को परिगणित करने के लिए साक्ष्यों की पड़ताल को पूरा करके मैं पूर्व में अपने समक्ष 2 विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनके प्रति आप कृपया सावधानी पूर्वक रुख अपनाएं, क्योंकि ये मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी अभिमतों पर लागू होते हैं। इनमें से पहले कथन को आपने सुना ही है, जो कि अत्यंत प्रबुद्ध और आदरणीय लोगों के कथन है और जिन्हें बिना किसी विशिष्ट प्रश्न के प्रस्तुत किया गया है। इनमें से लोगों के मन, मस्तिष्क और रुचियों पर असर पड़ता है। इनमें से कुछ और अभिमत उन लोगों के हैं जो कि उस समय पर उन स्थानों पर मौजूद थे जब ये अभिमत बने थे, तथा उनका ध्यान इस विषय के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुआ जब देसी लोग इस तरह के दृष्टिकोण से परिपोषित थे। महोदय, इन विचारों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम लोगों को परस्पर विरोधी साक्ष्य संग्रहित कर रहे थे तब हमने सहज रूप से कुछ ऐसी स्थितियां भी देखी थी जिनसे साक्ष्यगत विसंगतियां सामने आई। इस विचार को किस तरह लिया जाएगा, इस पर सोचे बिना मैं चाहूंगा हमारे विरोधी 2 टूक शब्दों में अपनी बात कहें कि उन्होंने इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से किसे अधिक ध्यान से देखा है। मैंने आपके समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किए उनमें से व्यक्तिगत रूप से उन्हें कौन से विरोधी लगते हैं। सबसे पहले भारत के लोगों के पक्ष में उनके द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं जिन्होंने इस देश में देखा या महसूस किया है, जिन्हें हम राष्ट्र के प्रति त्रुटियुक्त निर्णय करार दे सकते हैं, क्योंकि उनमें व्यक्तिगत उदाहरणों के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए तथा सामान्य संदर्भ भी दिए गए हैं। दूसरे वे भी इस बात को इनकार नहीं करेंगे कि हमारी आम प्रकृति की दृढ़ता के कारण उन्होंने अपने विचार कुछ हद तक व्यक्त किए तथा राय दी जो अतीन्द्रिय है, तथा जिस समय विशेष संदर्भ में अनुभव दर्ज किए हैं वे पूर्वाग्रह युक्त स्थिति में ही किए गए। महोदय, हिंदुस्तान के लोगों की आम चरित्रहीनता के प्रमाण स्वरूप आपके समक्ष साक्ष्य को प्रस्तुत करने के उपरांत अब मैं अपने विरोधियों द्वारा प्रस्तुत उस निर्णय के औचित्य के बारे में सोचना चाहिए कि उनका चरित्र सामान्यतः हमारे चरित्र के समकक्ष है या नहीं। हमसे भी उत्कृष्ट इस देश के लोगों के चरित्र से भी उत्कृष्ट है। महोदय, हमने उन लोगों के विषय में लिखने वाले विभिन्न यात्रियों के यात्रा वृत्तांत सुने हैं, जिनकी सबकी अपनी भिन्न भिन्न मंशा है। सच्चाई से न देखा जाए तो जहां थोड़ा भी संदेह होता है हम अपने गहरी छानबीन करते हैं, लेकिन इस तरह की भिन्नता में मैं इससे पहले कभी अनुभव नहीं की। तथापि महोदय, हम अपने कार्यों को अपने विरोधियों के द्वारा प्रस्तुत स्थिति की समीक्षा करके ही अंजाम दे सकते हैं। यदि हमने इसमें थोड़ी सी भी कोताही बरती होती तो देसी लोगों के नैतिक चरित्र को भिन्न रूप में मान लिया गया होता। अतः हमने सही प्रस्तुतिकरण किया है, लेकिन उनके चरित्र की कालीमा में हमारे विरोधियों ने रंग भरने की कोशिश की। उनकी कोशिश अगर कामयाब हो गई होती तो देसी लोगों का नैतिक चरित्र उत्कृष्ट सिद्ध हो जाता। इससे हम स्पष्ट रूप से इस निर्णय पर अवश्य पहुंचते हैं कि हमारे विरोधियों के पास या तो सूचनाओं का अभाव है या फिर वे पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। लेकिन हमने अपनी चर्चा की इस खुशी से निपटा दिया। हालांकि इस विशिष्ट विषय का धर्म का पूर्वाग्रह अवश्य रहा है तथा हमने उत्कृष्ट उदाहरणों को प्रस्तुत करके विरोधियों के तर्कों का स्पष्टीकरण करते हुए निरस्त करके जवाब दिया है, जिससे वो हतप्रभ हो गए। महोदय, मैंने जो पहले स्थिति की चर्चा की थी वह एक विशेष दृष्टांत भी दिया है कि ईस्ट इंडीज से संबंधित धर्म एवं नैतिकतागत इस विषय पर अत्यंत प्रबुद्ध और सुसंगत सूचना प्राप्त व्यक्ति भी इतने अधिक लापरवाह सोचने स्थिति में नहीं है। धर्म के विषय की दृष्टि के यदि मैं व्याख्यायित रूप से करूं तो
तो वे इस हद तक अदक्ष और पिछड़े हुए हैं, हम सामान्यतः एंग्लो इंडियन दृष्टि से उन्हें देखते हैं। तो उनके